नमः संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार। मैं तक्षशिला अध्ययन केंद्र गोरीवाला की तरफ से युधिष्ठिर शर्मा संस्कृत की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों संस्कृत की रीट के संबंधित एचटेट सीटेट प्रतियोगिता परीक्षाओं के संबंधित इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। इस क्लास की शुरुआत में गणेश जी का नाम लेके सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी को इस क्लास में एक बार फिर से तक्षशिला अध्ययन केंद्र गोरीवाला की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों ये संस्कृत की क्लास जो है, हम संस्कृत का प्रवेश यानी कि संस्कृत विषय का प्रवेश एकदम जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं, एकदम जीरो से शुरुआत करने जा रहे हैं। और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये क्लास एकदम बराबर रहेगी, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत हम संस्कृत के कोई भी एक छोटे से विषय को भी छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि टाइम तो चाहे अपने को दोस्तों जितना ज़्यादा लग जाए, थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन अपना काम हम विस्तार से करते रहेंगे और पूरा करता रहेंगे। थोड़े थोड़े करते रहेंगे लेकिन पूरा करेंगे, अच्छा करेंगे। तो दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि आप क्लास से निरंतर जुड़ें और अपने कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि कैसी आपको ये क्लास लग रही है। तो मित्रों शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो मित्रों संस्कृत विषय प्रवेश, संस्कृत विषय का में प्रवेश करना है तो दोस्तों देखो ये इस भाषा की वैज्ञानिकता को भी देखना है कि ये भाषा कितनी वैज्ञानिक है। सभी भाषाओं की जननी ये कैसे बनी है, ये इतनी महान भाषा कैसे बनी है। तो इस प्रकार का विचार करते हुए हम देखने जा रहे हैं। मित्रों सुनने में आता है कि संस्कृत एक रटंत विद्या है, ये एक रटंत विद्या है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इस प्रकार से इसमें कुछ है ही नहीं। देखो दोस्तों जिनको नहीं आती है वो सीखने की कोशिश करें, ऐसे इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है। और सीखने की कोशिश करने, इसकी मनोवैज्ञानिकता को लेकर ही मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। और इसकी मनोवैज्ञानिकता यदि हमें देखनी है तो मित्रों देखो सबसे पहले अच हल, इन दो में ये अपना पूरा का पूरा स्वर और व्यंजन, पूरी की पूरी वर्णमाला इन दो अक्षरों में ये समेट लेती है अच। और इन प्रयोग हुआ है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन है के बाद में ये यण होता है, ये वैरल है। फिर उसके बाद में 5 4 3 2 1 और सल। मित्रों आप समझ रहे हो कि ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा संस्कृत की वर्णमाला लिखी हुई है, वर्णमाला लिखी हुई है। ये किस प्रकार से रटन तो हो सकती है, रटने वाली किस प्रकार से हो सकती है। इसको रट लिया तो क्या समझ में आ गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये समझने वाला विषय है और इसको समझेंगे तभी ये समझ में आएगी। ये रट्टा तो इसको कह के छोड़ने वाली बात है, इसको एक साइड में छोड़ते ही चले गए हैं लोग और फिर कहते हैं कि ये कठिन भाषा है, ये रटने वाली भाषा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मित्रों बात करते हैं साइकोलॉजी की। आज के दिन में जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान है वो भी संस्कृत का ये एक दर्शन शास्त्र का विषय है। संस्कृत से दर्शन शास्त्र से निकल के और आज उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ 100-150 अंग्रेजों के नाम उसमें जोड़े गए हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनका जन्म याद कर रहे हैं, उनकी मृत्यु याद कर रहे हैं। हालांकि जो दर्शन शास्त्र में जो विषय था वो आज की साइकोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी के संबंध में मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूं कि इस दोस्तों ये अच जो लिखा है ये सारे स्वर है। संस्कृत वर्णमाला में इसके लिए 4 सूत्र दिए, अ ई उण। दूसरा सूत्र री दृक, तीसरा सूत्र ए ओंग, चौथा सूत्र आई औच, दोस्तों ये चारों सूत्रों में संस्कृत के स्वर आ जाते हैं। मित्रों संस्कृत की व्याकरण में प्रवेश करने से पहले सबसे पहला काम तो यही है कि ये माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। ये माहेश्वर सूत्र हमें याद होने चाहिए। ये माहेश्वर सूत्र याद नहीं है तो ये सोच लो कि हम संस्कृत पढ़ ही नहीं रहे हैं।
इतने आवश्यक है ये माहेश्वर सूत्र कि जितना कि हम दूसरी भाषा जैसे हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में जहाँ एनआर की जरूरत होवे, बिया ही संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की जरूरत होवे। तो माहेश्वर सूत्र पढ़ना और याद करना बहुत जरूरी है। पहला सूत्र ऐ उण, दूसरा रीलरिक, तीसरा ए ओंग, चौथा ऐ औच। और दोस्तों इन चारों सूत्रों में संस्कृत के स्वर आ जाते हैं। पांचवा सूत्र है हय वरट। कौन सा है? य व र ट, हय वरट। पांचवा सूत्र हय वरट। छठा लण, छठा सूत्र है लण। सातवां सूत्र है यम गण नम, यम गण नम, यम गण नम। आठवां सूत्र है झभय, झभय। और नौवां सूत्र है घड धस, घ ढ धस। नौवां सूत्र है घड धस। और 10वां सूत्र है मित्रों जब गड दस, जब ग ड दस, जब गड दस। 11वां सूत्र होगा, थोड़ा लंबा सूत्र है, इस साइड में लिख देता हूं। 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट तौ, ख फ छ ठ थ च ट तौ। 12वां सूत्र है कपय। 13वां सूत्र है स स सर। और 14वां और अंतिम सूत्र है हल। इस प्रकार से इन 14 सूत्रों में पूरी माहेश्वर की व्याकरण समेटी हुई है महर्षि पाणिनि ने। मित्रों महर्षि पाणिनि के परिचय की बात करें तो महर्षि पाणिनि इतने ज्यादा विद्वान नहीं थे। वो हमारी तरह एक बिल्कुल सिंपल साधारण या कह सकते हैं एकदम मूर्ख, एकदम मूर्ख वाली बातों में, जैसे कालिदास को भी मूर्ख माना गया है। प्राचीन जितने भी कवि विद्वान हुए मित्रों, उनकी कहानियां कथाएं सुनने में आती है कि वो पहले बहुत ज्यादा मूर्ख थे। इसी भी प्रकार से पाणिनि की बातें भी सुनने में आती है कि पाणिनि विद्वान नहीं थे पहले, और इसी बात से दुखी होके वो 12 वर्ष की तपस्या करने के लिए चले जाते हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में कल्पवृक्ष के नीचे 12 वर्ष की तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के बाद 12 वर्ष के बाद शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं, और शंकर भगवान प्रसन्न होके अपना ढक्का यानी कि अपना डमरू बजाते हैं, और उसी डमरू से ये 14 आवाजें निकलती है। कितनी? 14 आवाजें निकलती है। और यही 14 आवाजें महर्षि पाणिनि सुन लेते हैं, और पाणिनि सुन के इनको कैच करते हैं। कैच करके इनसे पूरी की पूरी 4000 सूत्रों की संस्कृत व्याकरण की रचना कर देते हैं। संस्कृत व्याकरण में लगभग 4000 सूत्र, और मित्रों 8 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद। इस प्रकार से 32 कुल पाद। मित्रों 85 अहनिक, 85 अहनिकों वाली इस व्याकरण में बताते हैं कि 85 अहनिकों में से 85 अहनिकों में से वर्तमान में प्राप्त होते हैं 84 अहनिक। एक अहनिक जो है अजावक्षितम, एक 84 अहनिक प्राप्त होते हैं अभी, और एक अहनिक है जो वो बताते हैं अजावक्षितम। एक अहनिक अजावक्षितम, अजा मतलब बकरी, यानी एक अहनिक को बकरी खागी, पत्ता पर लिखेड़ा हुआ। देखो प्राचीन समय में ये कागज, पेन, मार्कर, बोर्ड ये सुविधाएं तो थी नहीं, तो क्या था, बड़े बड़े वृक्ष के ताड़ पत्रों पे लिखा हुआ होता था। तो वृक्ष की छाल पे, पत्तों पे स्याही से इस प्रकार से लिखा जाता था, और पत्ता पर लिखकर छोड़ दियो तो एक अहनिक बकरी चरगी। वर्तमान में जो बच्चा है 4000 सूत्र, अभी वर्तमान में 4000 सूत्र प्राप्त होते हैं पाणिनि व्याकरण में। पाणिनि के साथ साथ में हम बात करते हैं मुनि त्रय की। देखो मित्रों इस लौकिक व्याकरण के अंदर
लौकिक व्याकरण को लौकिक व्याकरण के अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि तीनों मुनित्रय, इनको बोलते हैं मुनित्रय। मुनित्रय तीनों इनके अंतर्गत आते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है लौकिक व्याकरण की? महर्षि पाणिनि ने। तो मित्रों व्याकरण की बात करें तो इससे भी पुरानी, लौकिक व्याकरण से भी पुरानी व्याकरण थी वैदिक व्याकरण, जो कि हमारे काम की नहीं है। हमारे जो प्रतियोगिताओं में आने वाली व्याकरण है वो व्याकरण है लौकिक व्याकरण, और हम जो पढ़ेंगे वो लौकिक व्याकरण को ही पढ़ेंगे। वैदिक व्याकरण क्या है? वैदिक व्याकरण को बृहस्पति व्याकरण, इंद्रिय व्याकरण, इंद्रिय व्याकरण इत्यादि नाम देते हैं, लेकिन ये अपने काम की चीज नहीं है, ये तो अलग ही विषय है। अपने काम की बात जो है वो लौकिक व्याकरण ही है। तो मित्रों इस प्रकार से लौकिक व्याकरण के ये 14 सूत्रों में जो अयोण, रीलृक, एओं, अयौच, हैवरट, लण, यमगणनम, झबय, घटदस, जबगटदस, खफ, चटथ, चटतव, कपय, सससर, हल, ये 14 सूत्र। पहले दिन का काम यही होगा कि इन 14 सूत्रों को याद किया जाए। ये 14 सूत्र याद होने के बाद ही आगे का काम शुरू होता है। और अगला काम क्या होता है? इनसे प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार यानी कि संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, प्रत्याहार निर्माण हम सीखेंगे अगली क्लास में। उससे पहले हम इन 14 सूत्रों को बार बार याद करेंगे। ऐ उण, देखो मित्रों लास्ट वाला, प्रत्येक सूत्र के लास्ट वाला वर्ण जो है वो इत संज्ञक है, हलंत लगा हुआ है। इनको लास्ट वाले वर्णों को हलंत लगा हुआ है, इनको ध्यान में रखना है। और इनका उच्चारण भी इन पहले वाले अक्षर के साथ ही करना है। जैसे अ इ उण, री दृक, ए ओंग, ऐ औच, हय व रट, लण, यम गण नम, झ भय, घड धस, जब गड दस, खप छटथ चटतौ, कपय, सस सर, ये भी हलंत है, और हल ये भी हलंत है। तो यानी कि 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण जो है वो हलंत है, इत संज्ञक वर्ण है। इस प्रकार से ये 14 सूत्र। मित्रों इसकी मनोवैज्ञानिकता की, इस भाषा की मनोवैज्ञानिकता की मैं बात करने जा रहा था, तो उसकी व्याख्या एक बार करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये भाषा मनोवैज्ञानिक है। मैंने आपको बताया था कि पहले इन 4 सूत्रों में क्या आता है? स्वर आते हैं, एच आता है, और एच को क्या बोलते हैं? स्वर। पहले 4 सूत्रों में स्वर आते हैं। अगला 5वां सूत्र है। इस 5वें सूत्र के पहला अक्षर क्या है? और मित्रों ये एक वर्ण ऐसा है जो 2 बार उच्चारण हुआ है। 2 बार उच्चारण होने वाला वर्ण कौन सा है? इसके बहुत से प्रयोजन है 2 बार उच्चारण करने के, बताऊंगा भी जरूर। उसके बाद में यण, 5वें और 6ठे सूत्र, इन दोनों सूत्रों में क्या आता है? यण। 5वें और 6ठे दोनों सूत्रों में आता है यण। 5वें और 6ठे दोनों सूत्रों में यण आ जाता है। और यण के अंदर क्या होता है? यण में अंतस्थ वर्ण आते हैं। यण को बोलते हैं यणो अंतस्थ, यणो अंतस्था, ईसद सप्रेष्टम अंतस्थानाम। तो देखो ईसद सप्रेष्ट वर्ण आ जाते हैं, यानी कि यण वर्ण आ जाते हैं। उसके बाद 7वें सूत्र से पूरे पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण 7वें सूत्र में आ जाता है। 8वें और 9वें दोनों सूत्रों में क्या आ जाता है? प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। अगला जबगढ़ 10वें सूत्र में क्या आ जाता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। अगला खफ चटत चटतव और कपय, 11वें और 12वें, इन दोनों सूत्रों में मित्रों क्या आ जाता है? पहला वर्ण और दूसरा वर्ण।
प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। ये किसमें आता है? 11वें और 12वें सूत्र में। मित्रों 13वें और 14वें सूत्र में सल आ जाता है, उष्म वर्ण आ जाते हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत उष्म वर्ण आ जाते हैं, उष्म वर्ण, या इनको बोल सकते हैं सल। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए सल बोल सकते हैं या उष्म वर्ण बोल सकते हैं। यहां से बात करते हैं इस भाषा की वैज्ञानिकता की। तो दोस्तों फालतू चीजें मैं मिटो देता हूं एक बार, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ज्यादा उथल पुथल हो जाएगा। देखिए, अयुण, रीलरिक, एओं, अयोच, इन 4 सूत्रों में स्वर आ गए। फिर 5वें सूत्र में पहला वर्ण है, और फिर इन 5वें और 6ठे दोनों सूत्रों में यण अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं, अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। फिर 7वें सूत्र में पंचम वर्ण आ जाता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। जैसे क वर्ग, वर्ग 5 होते हैं, वर्ग कितने? 5। कौन से? क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। इनका प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण कौन से सूत्र में आता है? 7वें सूत्र में आता है। 7वें सूत्र यमगणनम में, यमगणनम। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण यमगणनम, यानी कि 7वां सूत्र है। 7वें सूत्र में आता है। कहां पे? 7वें सूत्र, 7वां सूत्र। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण मित्रों, और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण आता है 8वें और 9वें सूत्र में। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण 8वें प्लस 9वें सूत्र में। प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण की बात करें तो ये 10वें सूत्र में आ जाता है। 10वें सूत्र में क्या है? 10वें सूत्र में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। ये किस में आता है? 10वें सूत्र में। 11वें और 12वें सूत्र में 2 वर्ण आते हैं, एक तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। ये 2 किस में आते हैं? 11वें और 12वें सूत्र में। 13वां और 14वां सूत्र जो है, इस सूत्र में उष्म वर्ण आ जाते हैं, उष्म वर्ण आ जाते हैं, यानी कि सल प्रत्याहार आ जाते हैं। तो मित्रों इनको थोड़ा संक्षिप्त करने के लिए हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, जैसे 4 सूत्रों में क्या आया? स्वर। तो एक बार स्वर को अच बोलते हैं, अच ही लिख देते हैं, अच। फिर अच के बाद आया यण, यण से पहले है भी तो आया, है, यण, फिर 5वां वर्ण, फिर चौथा वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर दूसरा वर्ण, फिर पहला वर्ण, और फिर आता है अंत में सल। सल यानी कि सल का मतलब है उष्म वर्ण, उष्म, और यण का मतलब है अंतस्थ वर्ण। बोल क्या सकते हैं? अच, है, अंतस्थ, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और उष्म वर्ण। मित्रों इशारे से चलने वाली ये भाषा, इशारे से 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार इशारों से चलने वाली ये भाषा रटन तो हो सकती है क्या? रटने वाली विद्या हो सकती है क्या? समझने वाली विद्या है। 5 लिख दिया तो 5, 5 का मतलब क्या है? यहाँ पे पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है, जो कि 7वें सूत्र यमगणनम में आता है। 4 लिख दिया तो 4 का मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है, और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण 8वां और 9वां सूत्र झ घट दस, इन दोनों सूत्रों में आता है। 3 लिख दिया तो 3 का मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण 10वां सूत्र जब घट दस, 10वें सूत्र जब घट दस में आता है।
प्रत्येक वर्ग का दूसरे वर्ण की बात करें तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा वर्ण मित्रों खप चटत चटत और कपय, ये 11वां और 12वां जो सूत्र है, इन दोनों सूत्रों में पहला और दूसरा वर्ण आता है। पहला और दूसरा वर्ण 11वें और 12वें सूत्र में आता है। इसके बाद सल उष्माण, सल सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले उष्म वर्ण अंतिम 13वें और 14वें सूत्र में आते हैं। 13वां और 14वां सूत्र। तो मित्रों ये संस्कृत के व्याकरण की जो वर्णमाला है, संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला, कोई मान सकता है कि यह संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला है? बिल्कुल है मित्रों, समझने वाली बात है, बिल्कुल है। देखो मित्रों, याद करने वाली बात है, ये माहेश्वर सूत्र कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है संस्कृत पढ़ने के लिए नहीं बल्कि कुछ ना कुछ समझने के लिए। ये मेरे को याद है, लेकिन इनको हर बार जितना ज्यादा देखूं, जितना ज्यादा देखूं, जितना ज्यादा समझूं इनको बार बार, उतनी ही बार इन 14 माहेश्वर सूत्रों में से कोई ना कोई नई चीज निकल के ही आती है। क्योंकि ये 14 सूत्र भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए हैं भाई, ऐसी वैसी चीज तो है नहीं। हर बार इनको देखो, हर बार कोई ना कोई नई चीज निकल के ही आएगी। मान के चलिए इन 14 डमरू की ध्वनि से महर्षि पाणिनि ने 4000 सूत्रों की व्याकरण की रचना कर दी, और 4000 ही नहीं, एक अन्निक तो मकड़ी खागी, नहीं तो और भी ज्यादा हुआ। तो इस प्रकार से मित्रों ये वैज्ञानिकता, इस मनोवैज्ञानिकता या वैज्ञानिकता इस भाषा की यहाँ पे दिखाई देती है। तो वैज्ञानिकता देखते हैं। देखो एक बार फिर से आपको बताता हूं। वैज्ञानिकता 5 4 3 2 1 सल अच है यण 5 4 3 2 1 सल। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, और धन्यवाद। तक्षशिला अध्ययन केंद्र की तरफ से एक बार युधिष्ठिर शर्मा फिर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मित्रों अगली क्लास के साथ पुनः मिलते हैं, और तब तक के लिए आपका और मेरा, हमारा काम क्या रहेगा, इन 14 माहेश्वर सूत्रों को याद करना। क्योंकि इन माहेश्वर सूत्रों को याद करने के बिना हम आगे बिल्कुल भी नहीं चल सकते, क्योंकि इन्हीं से हम अगला जो विषय वो बनाने वाले हैं। हमारा अगला विषय रहेगा प्रत्याहार। ये प्रत्याहार अगला हमारा विषय रहेगा। इनके लिए मित्रों माहेश्वर सूत्र याद होने जरूरी है। मेरे को पता है आप सभी को माहेश्वर सूत्र तो याद है ही, क्योंकि माहेश्वर सूत्र संस्कृत पढ़ने वाले को तो याद होंगे ही होंगे, और जिसको याद नहीं होंगे तो समझ लो वो संस्कृत पढ़ ही नहीं रहा है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आएगी। धन्यवाद।